आवाज क्लियर मिल रहा ना? आवाज बिल्कुल क्लियर मिल रहा ना? सब बच्चा चंगे में? चंगे में ना? हाँ हाँ, चलो ठीक है। मेरा पहला वाला सेशन है, पहला वाला यूनिट का, ठीक ना, लाइव क्लास। तो हमने जो जो पढ़ाया, पहले हम क्या करेंगे, उसको बोर्ड पे लाइन बाय लाइन रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद से हम पूछेंगे कोई भी बच्चा, एक इंडिविजुअल कोई भी बच्चा हमें बताएगा कि हाँ क्या डाउट्स है, या जिसको भी डाउट्स होगा वो पूछेगा। लेकिन हम जब बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद से जब हम बोलेंगे आप किसी को डाउट्स है, उसके बाद से बोलना। ओके ओके ना? चलो स्टार्ट करते हैं। अब जरा सब अपने माइक को जरा वो कर लो, म्यूट कर दो, ठीक ना। जब हम पूछेंगे डाउट्स तब पूछना है। ओके, अभी 49 ही बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी और जुड़ जाएं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टिमेट के बारे में, ठीक ना। एस्टिमेट क्या होता है? ये होता है एस्टिमेट, हम उसे कहते हैं प्रोबेबल कॉस्ट को, ठीक ना, जो कि हमने डिफाइन किया है। एस्टिमेट क्या होता है? प्रोबेबल कॉस्ट होता है, जो कि हम ये से कब तैयार करते हैं? प्रोजेक्ट बनने से पहले। तो एक आता है एस्टिमेट और एक होता है कॉस्टिंग, ठीक ना। एक होता है एस्टिमेट, एक होता है कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग कब हमें मालूम चलता है? जब बिल्डिंग बनने के बाद टोटल का टोटल अमाउंट जो भी आता है ये हमें बाद में मालूम चलता है। लेकिन एस्टिमेट का और इसका एक ही डिफिनेशन होता है, टू डिटरमाइन द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एन आइटम्स ऑफ वर्क इज नोन एज द एस्टिमेटिंग। हम लिखते जाते हैं टू फाइंड प्रोबेबल इज कॉल्ड एस्टिमेट। ये हमें कब, अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग मेरा पहला दिन है, ठीक ना, लाइव क्लास, सब बच्चों से इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो हल्का सा जरा सा मेरा हार्ट बीट, ठीक ना, तो आप लोग जरा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक ना। तो हमने बताया एस्टिमेट के बारे में। एस्टिमेट क्या होता है? टू फाइंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एन आइटम्स ऑफ वर्क इज नोन एज एस्टिमेट। ओके, इज नोन एज एस्टिमेट। ये फाइंड किया जाता है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ये कब हम फाइंड करते हैं? ये जब बिल्डिंग बनने से पहले, प्रोजेक्ट बनने से पहले, ठीक ना। और कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग दरअसल जो हम अमाउंट बाद में हमें मालूम चलता है एक्चुअल, उसे हम कहते हैं कॉस्टिंग, ठीक ना। अब इसका कुछ पर्पस होता है, ठीक ना, इसका क्या होता है? कुछ पर्पस होता है। लेकिन उससे पहले हम जरा बता दें एस्टिमेट में क्या क्या पॉइंट आते हैं, ठीक ना, कौन कौन से पॉइंट के ऊपर कंसीडर करता है। तो सबसे पहले होता है, जब हम एस्टिमेट निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगा? लैंड जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। इसके बाद से हमें क्या जरूरत पड़ेगा? अब लैंड में लैंड का हो गया, कॉस्ट हो गया। इसके बाद से लैंड का हम सर्वे करवाएंगे ना, ठीक ना, उसका भी हमें चार्जेस रिक्वायर्ड होगा, ठीक ना। अब हम किसी ना किसी से लेंगे तो उसका भी कॉस्ट हम मेंशन करेंगे, यानी कि ब्रोकर वगैरह बीच में जो पैसा वगैरह खाते पीते हैं, तो ब्रोकर का भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है ना, ब्रोकर चार्जेस। एक और कौन सा चार्जेस होता है? कॉन्टिंजेंसी। जब लैंड हम लेते हैं किसी से तो उस समय कुछ हमारे जेब से एक्स्ट्रा चार्जेस एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्च हो जाता है, और जो हमें मालूम नहीं चलता उसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंसी चार्जेस, ठीक ना। इतना समझ में आया? और दूसरा कौन सा होता है? लेबर चार्जेस। तीसरा क्या होता है आपका? बताइए। मटेरियल चार्जेस। और फोर्थ क्या होता है? मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, स्टाफ चार्जेस, ठीक ना। ये सारा का सारा एस्टिमेट में आएगा। फिर और जब हम बिल्डिंग बनाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक ना। और फोर्थ हमें क्या देना पड़ेगा? सैनिटरी चार्जेस, सैनिटरी चार्जेस।
तो जब कहेगा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि आप हमें एस्टिमेट का मीनिंग बताइए, हो सकता है डिफाइन द एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग कहेगा, तो हमने जिस तरीके से डिफाइन किया आपको सेम इसी तरीके से आपको डिफाइन करना है और उसके बाद से आप ये सारा का सारा पॉइंट उसमें मेंशन कर दीजिएगा। आपका 10 नंबर का हो या 5 नंबर का हो ये मिल जाएगा। बच्चा लोग समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम बोलो। रिपीट क्या करना है? रिपीट हमने कर दिया। देखो एस्टिमेट और कॉस्टिंग पूछेगा इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक ना। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मतलब यही होता है टू फाइंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एन आइटम्स ऑफ वर्क इज नोन एज एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। वी फाइंड द बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, यानी कि बिल्डिंग बनने से पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेट हमें निकालना पड़ता है, ठीक ना, जब ये प्रोजेक्ट बनने से पहले। लेकिन ये कौन कौन से पॉइंट के ऊपर अकर करता है, कौन कौन सा पॉइंट इसमें मेन होता है? तो जब हम एस्टिमेट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम जमीन खरीदेंगे ना, तो उस जमीन का क्या होगा, चार्जेस, उस जमीन का चार्जेस यानी कि लैंड का कॉस्ट। अब लैंड हम किसी ना किसी से लिखवाएंगे, ठीक ना, उसमें ये तो हो गया किसी ना किसी से लिखवा दिया, बीच में ब्रोकर वगैरह रहते हैं तो उसको भी देना पड़ेगा, सर्वेयर को भी देना पड़ेगा, फिर इसके बाद से हमारे जेब से कुछ खर्च हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, जब हम लैंड क्या करेंगे, किसी से लेंगे, ठीक ना। इतना पॉइंट समझ में आया? अब जब हम एस्टिमेट बनाएंगे तो लेबर का चार्ज भी मेंशन करेंगे, फिर मटेरियल का चार्ज भी मेंशन करेंगे, फिर स्टाफ का चार्जेस, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, मेरे अंडर बहुत सारे होंगे, उन लोगों का चार्जेस, ठीक ना। इलेक्ट्रिकिफिकेशन चार्जेस, बगैर इलेक्ट्रिक का तो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगा, वहाँ तो रिक्वायर्ड है, ठीक ना। फिर सैनिटरी यानी कि पानी वगैरह जो भी वहाँ सप्लाई किया जाएगा जब बिल्डिंग बनेगी, तो इसका भी चार्जेस, हम सब चीज़ों को मेंशन करेंगे। यही होता है एस्टिमेटेड एंड कॉस्टिंग। ये कब एग्जीक्यूट किया जाता है, ये बिल्डिंग बनने से पहले हमें फाइंड करना रहता है एस्टिमेट। ओके, सब समझ में आ गया? हाँ, अगर बोला एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होता है, बस इतना पूछा तो आप ये सारा का सारा डिफाइन कर दिया। हो सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछेगा मीनिंग ऑफ द एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो आपको यही चीज बस मेंशन करना है, इससे अलावा कुछ नहीं। ओके, अब हम आते हैं क्या बता रहे हैं काहेला इतना तुम लोगों को उत्सुक है, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा लाहे लाहे, ठीक ना। आते हैं पर्पस के ऊपर, इसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा ना, हाँ, बगैर पर्पस के हम तो ये बना नहीं रहे हैं एस्टिमेट, ठीक ना। इसका पर्पस क्या क्या है? अरे यार लिख देना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लिख देना, ठीक ना। जितना भी है थोड़ा सा किताब उताब से उठा लेना यार, सारा चीज़ हम यहाँ डिफाइन थोड़े करेंगे, हल्का हल्का हम थोड़ा सा दिमाग दे रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा दिमाग तुम लोग किताब से भी ले लेना, काहेला किताब बनाया गया है। अब देखो पर्पस क्या होता है इसका। पर्पस क्या होता है कि हमें एक अमाउंट मालूम चल जाता है कि बिल्डिंग का एस्टिमेट क्या है। इससे क्या होगा, ऑनर पहले से क्या होगा, अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा किसके, यानी कि बिल्डिंग में टोटल का टोटल अमाउंट कितना लग रहा है उसके बारे में। तो हम लिखेंगे, क्या हमने बोला है अभी, हमने बोला है कि हाँ, पर्पस में हमने क्या बोला है, पहले हमने बताया आपको कि ऑनर जो होता है प्रिपेयर हो जाता है रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर वेल प्रिपेयर्ड। देखो सिविल इंजीनियरिंग को क्या है, सिविल इंजीनियर को एक किसी भी जहाँ का पैदा है वहाँ वेल नॉलेज आना चाहिए, यानी कि हिंदी में उसको अच्छे तरीके से मालूम चलना चाहिए, तभी किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो आप ये नहीं बोलिएगा यहाँ सेंटेंस जरा गलत है, ठीक ना। तो रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर वेल प्रिपेयर, कौन प्रिपेयर हो रहा है, वेल प्रिपेयर ऑफ कौन, ऑनर, कि ऑनर पहले ही वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग क्या होगा, वेल प्रिपेयर हो जाएगा कि हमें बिल्डिंग में कहाँ कहाँ हमें खर्च करना है। एक हम क्या करते हैं कि हम टेंडर भी
टेंडर भी हम क्या करते हैं, रिगार्डिंग टेंडर वी पास द टेंडर, पास द टेंडर फॉर कॉन्ट्रैक्टर। अब यहां पे ये पूछोगे टेंडर होता क्या है और कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है। तो हम जब काम करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट रहता है कि बिल्डिंग में प्लास्टर का भी देना होगा टेंडर, आपको किसी ब्रेक्स वर्क का देना होगा, बहुत सारा कामों का क्या करना होगा, हमें देना पड़ेगा, तो हम उसे टेंडर बोलेंगे। अब उसके लिए क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर, इसके लायक कौन कौन सा है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक सही तरीके से यानी कि नेगोशिएशन किया जाता है। कौन सा टेंडर हम ऐसे उठा करके किसी को इंडिविजुअल उठा करके नहीं देते हैं। पहले हम सारे कॉन्ट्रैक्टर जब वहां आ जाते हैं तब हम टेंडर क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक ना। एक हमको ये मालूम चल गया, एक हमें क्या मालूम चलेगा, टाइम ड्यूरेशन, ठीक ना। टाइम ड्यूरेशन हमें मालूम चलेगा कि जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक ना, इसमें टाइम कितना लगने वाला है, कि जो हम एस्टिमेट, जो हम तैयार, जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं वो कितने दिन में फिनिश होगा, ठीक ना। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या मालूम चल जाना चाहिए कि उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है बिल्डिंग का। तो बहरहाल और जो भी है किताब से आप थोड़ा सा उठा लीजिएगा और पर्पस के बारे में। अब एस्टिमेट का यूजेस भी होता है। बच्चा लोग पर्पस समझ में आया? कोई बच्चा बोले, कोई डाउट? अरे यार डिटेल से ही तो समझा रहे हैं यार, क्या बोल रहे हैं? डिटेल से ही समझा रहे हैं, हम बस पर्पस का मीनिंग बता रहे हैं, इसका पर्पस क्या क्या है, हैं? समझ में आ गया ना? किसी, हाँ बच्चा कुछ कह रहा है, हाँ बोलिए। टाइम का कैसे मालूम चलेगा? जब तुम साइट पे काम करोगे, जब तुम एस्टिमेट बनाओगे, एक एस्टिमेटर को पहले से मालूम चल जाता है कि हमें कितना दिनों में फिनिश करना है। और वही तो टाइम ड्यूरेशन के बगैर हम एक बिल्डिंग को कितना, अगर टाइम ड्यूरेशन अगर ज़्यादा लग गया, अगर तुम वेल नोन नहीं हो उस बिल्डिंग के बारे में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बिल्डिंग अगर डिले करने लगी तो डिले करेगा जितना, उतना ही क्या होगा, आपका एस्टिमेट ये जितना दिया गया उससे ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर जो काम 100 दिनों में फिनिश हो जाएगा, अगर आपने 150 दिनों में काम को फिनिश करवाया ना, तो काम का जो एस्टिमेट होगा ना वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अगर बिल्डिंग में 10% भी बढ़ गया ना तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि 10% हम लोग बात करते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है? चलो थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट। हाँ, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर माने ठेकेदार होता है। देखो कॉन्ट्रैक्टर का जो, अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में, वीडियो पॉज हो गया। हाँ, अब देखिए हम जरा बात कर लें, कहीं हो सकता है ये वाला वीडियो मेरा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जरा छूट जाए, क्योंकि एक नंबर का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है। तो देखो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो होता है 8% और 15%। अब 8% और 15%, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे किताब में 10%, लेकिन 15% जो हम लेते हैं ना वो जनरली लेते हैं। जनरली हम क्या लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो प्रॉफिट हम लेते हैं जनरली 10% लेते हैं, लेकिन 8% हम कब लेते हैं, जब बिल्डिंग बहुत बड़ा आप बना रहे हो, उस समय कॉन्ट्रैक्टर को कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ठेकेदार को कितना प्रॉफिट होना चाहिए, जो एस्टिमेट यानी कि जो बिल्डिंग में मटेरियल लग रहा है, लेबर का चार्जेस वगैरह, उसमें हम लैंड का चार्जेस मेंशन नहीं करके उसको 10% देंगे, ठीक ना। जो मटेरियल का चार्जेस होगा, एक बच्चा हमसे पूछा कि जो ये आप ले रहे हैं 10%, 8%, ये किस चीज़ का लिया जाता है? दरअसल वो मटेरियल का चार्जेस और लेबर का जो चार्जेस होता है उसी का मिक्स करके जो एस्टिमेट आता है उसी का हम 10% लेते हैं या 15% लेते हैं, जो भी हम बात करते हैं लमसम चार्जेस वगैरह में, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ के आए होंगे पहला वाला लेक्चर, ठीक ना। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है जनरली हम लेकर के चलते हैं 10%, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बड़ा प्रोजेक्ट रहा, तो उस कंडीशन में हमें 8% हमें देना पड़ेगा,
ठीक ना। कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होगा 8% हम कंटेन करेंगे। अगर छोटा प्रोजेक्ट है ना तब हम 15% की बात करेंगे, ठीक ना। ये समझ में आया सारे बच्चे को? क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस किस चीज का? अच्छा, एक्स्ट्रा चार्जेस जो बोल रहे हो उसको क्या कहते हैं? स्टेबलाइजमेंट चार्जेस, वही तो एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक ना। यही तो एक्स्ट्रा चार्जेस है। ये जो लमसम चार्ज है किसका? हाँ, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमसे पूछा यार। कहां थे यार, छुपे थे? हाँ? कहां तुम छुपे थे? बहुत बढ़िया लेकिन क्वेश्चन पूछा तुमने, वाकई मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। अगर 2 लाख से बड़ा हो गया, प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना हो गया? अगर प्रोजेक्ट है 2 लाख से बड़ा है तो हम इसे बिग प्रोजेक्ट कहेंगे, और 2 लाख से जहां कम हो गया ना उसे हम स्मॉल प्रोजेक्ट बोलेंगे। इतना समझ में आया बच्चा लोग? हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट हम कब कहेंगे? जब 2 लाख से ज्यादा अमाउंट होगा। अगर 2 लाख से कम हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे? छोटा प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो आगे हम बताएं यूजेस। इसका कुछ ना कुछ पर्पस हो गया, कुछ ना कुछ यूज भी होगा ना, तभी ना हम एस्टिमेट। किसमें? हाँ, देखो उसको हम कहते हैं क्या क्या क्या? नहीं, कोई जरूरी है? तुम अगर कोई ट्रस वगैरह बना रहे हो, तुम भी तो एक सिविल इंजीनियर हो यार। कोई छोटा छोटा अगर शेडेड बना रहे हो एरिया, हो सकता है तुमको मिल जाए प्रोजेक्ट। खाली बड़का बड़का बिल्डिंग को थोड़े बोलते हैं। पलानी का कहीं बनाओगे क्या, उसको प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे? हैं, ठीक ना। हाँ, वो मेंशन किया जाता है कॉन्टिंजेंसी चार्जेस। कॉन्टिंजेंसी चार्जेस को कहते हैं, सॉरी सेंटेज चार्जेस, सॉरी उसको हम कहते हैं सेंटेज चार्जेस, ठीक ना। वो हम लास्ट में हम मेंशन करेंगे, ठीक ना। जब 4th वाला यूनिट पढ़ाएंगे तो कितना कितना % होता है। अभी ये समझो कि एस्टिमेट क्या होता है और एस्टिमेट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इसका पर्पस समझ में आ गया ना। गुड, चलो हम बताते हैं अभी यूज। देखो इसका कुछ ना कुछ यूज होगा ना, बगैर यूज के तो हम इसको बना नहीं रहे हैं। तो ये हमें क्या देता है? टू गिव रफ आइडिया अबाउट एक्सपेंडिचर, ठीक ना। एक हमको क्या मिल रहा है? एक रफ आइडिया मिल रहा है। किसके बारे में? ये क्या है? एस्टिमेट जो हम तैयार कर रहे हैं, एक ये रफी आइडिया है ना। मेरे कहने का मतलब है, अगर हमने एस्टिमेट बनाया, मान लिया कि बिल्डिंग अगर 100 रुपए की बन के फिनिश हो रही है, हमने इतना एस्टिमेट लगाया कि इतने में फिनिश हो जाएगा, ठीक ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि 100 रुपए ही लगे। हो सकता है 90 रुपए में फिनिश हो जाए, हो सकता है यह 110 रुपए में फिनिश हो। तो 10% का आगे पीछे होता रहेगा। हम लोग बस इसके बारे में ये एवरेज लेकर के चलते हैं, ठीक ना। जो हम ये एस्टिमेट बना रहे हैं, बाद में हमें मालूम चलता है इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है, जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है, फिनिश हो जाती है तब। तो ये हमें क्या देता है? एस्टिमेट एक रफ आइडिया देता है। किसके बारे में? एक्सपेंडिचर ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अब सेकेंड क्या है? वैल्यूएशन। इसका पर्पस क्या है? इसका यूजेस क्या है? वैल्यूएशन एंड रेंट फिक्सेशन। तो वैल्यूएशन हम कब लगाते हैं बिल्डिंग का? इस चीज को जरा सा समझना। वैल्यूएशन हम लगाते हैं जब एस्टिमेट कब होता है? प्रोजेक्ट बनने से पहले। और वैल्यूएशन हम कब लगाते हैं? जब बिल्डिंग बनके खड़ी हो जाती है, तब वैल्यूएशन लगाते हैं। तो उसके जरिए वैल्यूएशन लगा करके हम क्या करेंगे? उसका रेंट दे सकते हैं। क्या अगर तुम्हारे इलाका में, तुम जहां रहते हो वहां अगर 2-2 हज़ार हर एक रूम का चार्जेस है, हर एक बिल्डिंग का 2-2 हज़ार फ्लैट वाइज चार्जेस है, क्या सबका सेम चार्जेस रहेगा?
अगर तुमने किसी में एसी लगा दिया, किसी में बहुत बढ़िया टाइल्स लगा दिया, एक बगल वाला उसने कुछ नहीं लगाया, वो भी 2000 और हम भी 2000, तो हम क्या जाएंगे, लॉस में जाएगा ना। तो हमें इससे क्या मालूम चलेगा, एस्टिमेट जब कॉस्टिंग हो जाएगी तो हमें एक वैल्यूएशन भी हमें मालूम चल जाएगा कि हमें कितना में सेल करना है, हमें कितना में रेंट देना है। बच्चा लोग समझ में आया यूजेस? बच्चा लोग समझ में आया ना? हाँ, अब देखो हम चलते हैं। हाँ बहुत अच्छा ना, गुड, थैंक यू। इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहो, हम भी थोड़ा सा लाल होते रहेंगे। कितना बच्चा जुड़ा है? अभी 57 बच्चा जुड़ा है यार। हाँ 57 बच्चा, 400 बच्चा में से 57 बच्चा खाली जुड़ा, सो गया। हाँ 61 नहीं, हमको तो 57 दिखा रहा है। 57 है। चलिए अब हम चलते हैं इसका एस्टिमेट का, जो बिल्डिंग का क्या टाइप में, ठीक ना, टाइप ऑफ एस्टिमेट, ये मेन चीज है। टाइप कितना टाइप के होते हैं एस्टिमेट? मेनली 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है अप्रोक्सीमेट, एक होता है अप्रोक्सीमेट और दूसरा होता है डिटेल, ठीक ना। तो इसमें अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है कि हम अमाउंट फाइंड कर रहे हैं विद ए मिनट, विद इन सेकेंड। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या? अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या हुआ? हाँ, हम बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट को फाइंड कर ले रहे हैं। लेकिन डिटेल का मतलब क्या होता है कि हम जो बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक ना, उसमें डिटेल से बात करेंगे कि आइटम्स ऑफ वर्क के बारे में। आप लोग को तो आइटम मालूम ही चल गया होगा। बहुत सारा बच्चा आइटम सुन करके, अरे हाँ, बहुत सारा बच्चा सुन करके थोड़ा सा मुस्कुराता होगा। हाँ आइटम, क्योंकि मज़ा आता है ना सुनने में। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट का क्या है कि हम कॉस्ट फाइंड करेंगे विद इन मिनट में, ठीक ना, तो हम उसे कहेंगे अप्रोक्सीमेट। डिटेल का क्या होता है कि हम अमाउंट को फाइंड करेंगे, एक ड्यूरेशन लगेगा, लेकिन हम जो भी फाइंड करेंगे हर एक चीज़ का फाइंड करेंगे कि जो हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं उसका चार्जेस क्या है, फिर जब हम सोलिंग करेंगे उसका चार्जेस क्या है, लेकिन वही हम अप्रोक्सीमेट में बात नहीं करेंगे, ठीक ना। अब दोनों के दोनों 4 भाई है, इसका भी 4 भाई है, इसका भी 4 बेटा है, दोनों का कितना कितना है, 4 बेटा है। तो इसका पहला है सप्लीमेंट्री, ठीक ना, दूसरा क्या है बताओ लो, रिवाइज, ठीक ना। और देखो थोड़ा सा नहीं बताओगे तो पहला नंबर में है प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। हाँ, सेकेंड में था क्यूबिकल कंटेंट मेथड। हम तो, अरे यार तुम लोग खोल खाल के नहीं बैठे हो क्या? हाँ ठीक ना। तो पहला क्या है अप्रोक्सीमेट का क्यूबिकल कंटेंट मेथड, सेकेंड क्या है प्लिंथ एरिया, और सप्लीमेंट्री रिवाइज एस्टिमेट, ठीक ना। नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया। लिसन लिसन लिसन, हाँ यार थोड़ा सा अरे थोड़ा सा रुको यार। हाँ सबर, बे मेथड, सर्विस मेथड, ठीक ना। इसमें अभी हम एक एक करके समझाएंगे सबको। इसमें है सप्लीमेंट्री, ठीक ना, इसमें है क्या रिवाइज, और इसमें क्या है, एक देखो यहां भी छूट गया, आइटम रेट क्वांटिटी मेथड। हाँ, और इसमें क्या है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। हाँ बोली, अरे यार थोड़ा सा विलंब, थोड़ा सा, ठीक ना, आते हैं। तो सबसे पहला, हाँ लाहे लाहे, हाँ अचानक से थोड़े ही। अब देखो प्लिंथ एरिया का मतलब क्या होता है। प्लिंथ एरिया का मतलब ये होता है कि जहां पे हमने, देखो प्लिंथ एरिया हमें फाइंड करना है एस्टिमेट क्या, विद इन सेकेंड में, विद इन मिनट में। तो हम उसका जहां हम जमीन लेंगे, जहां हमने जमीन ले रखा है, ठीक ना, वहां जाएंगे, अगल बगल आसपास में कोई ना कोई घर तो बनाया होगा,
ठीक ना। हम उससे जा करके पूछेंगे जो आपने घर बनाया है, थोड़ा सा आवाज अपना म्यूट कर लीजिए, ठीक ना। हाँ, आवाज कट रही है, कटने दो, ठीक ना, अपना अपने पास रखो, ठीक। देखो प्लिंथ एरिया का मतलब क्या होता है कि जहां पे हमने जमीन ले रखा है, ठीक ना, जहां पे हमने जमीन ले रखा है तो वहां जा करके हम ये मालूम करेंगे, अगल बगल वाले से पूछेंगे भाई जो तुमने घर बनाया इसमें टोटल का टोटल कितना खर्च किया। तो वो कहेगा, मान लेते हैं कि 100 स्क्वायर मीटर में, जो बगल वाला जहां हमने जमीन ले रखा है ना, 100 स्क्वायर मीटर। आवाज जरा बार बार आ रहा है यार, म्यूट करो आवाज अपना। देखो प्लिंथ एरिया का मतलब क्या होता है कि जहां पे हमने जमीन ले रखा है, ठीक ना, तो वहां अगल बगल में कोई घर बनाया होगा, तो जो घर बनाया होगा हम उससे जाकर के पूछेंगे भाई जो तुमने घर बनाया इसके लिए टोटल खर्च कितना लगाया है, क्योंकि उसी के रेफरेंस से हमें अपने क्वांटिटी के ऊपर पहुंचना है, अपने क्वांटिटी के पास पहुंचना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, पूछेंगे आपका जमीन का एरिया कितना। उसने कहा, बहुत आराम से कहा कि मेरे जमीन का एरिया था 100 स्क्वायर मीटर और हमने खर्च किया, मान लेते हैं 1000 रुपये, ठीक ना। 1000 रुपये, 1000 नहीं होता है, ठीक ना, इतना बड़ा खर्चा पलानियों गिराएंगे तब वो इतना खर्च नहीं होगा, ठीक ना। तो ये 100 रुपये खर्च हो रहा है किसके लिए, 100 स्क्वायर मीटर करने के लिए 1000 रुपये खर्च हो रहा है 100 स्क्वायर मीटर करने के लिए। तो हमें क्या मालूम चलेगा, यहां से रेट मालूम चलेगा, यहां से क्या मालूम चलेगा, रेट। रेट हम क्या करेंगे, जो बगल वाला घर बनाया है उसका टोटल रुपया कितना लगा है और कितना उसका एरिया में बना है, तो हमको मालूम चल गया कि 10 रुपए स्क्वायर मीटर उसका लगा है, 10 रुपए स्क्वायर पर मीटर लगाना। अब जब मेरा 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर जब बगल वाला बनाया है, अब हमको बनाना है 150 स्क्वायर मीटर। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इससे उठा करके इसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा, एस्टिमेट मालूम चल जाएगा। यही होता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। समझ में आया बच्चा लोग? हाँ बहुत बढ़िया ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्यूबिकल कंटेंट मेथड में। क्यूबिकल कंटेंट मेथड का मतलब क्या होता है, ठीक ना, मजा आ रहा है ना। हाँ अब आते हैं क्यूबिकल कंटेंट मेथड में। तो हम क्या करेंगे, जो जहां हम बनाएंगे, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट बनाना है, ठीक ना, हमें एस्टिमेट जो निकालना है अप्रोक्सीमेट। तो हम जाएंगे बगल वाले से पूछेंगे भाई जो तुमने 3 मंजिला या 2 मंजिला घर बनाया इसके लिए टोटल कितना खर्च किया। तो एक टोटल हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और उस बिल्डिंग का क्या रहेगा, हाइट रहेगा ना, ये एल, तो ये टॉप का एरिया जब एल से मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा ना उसके घर का। समझ में आया? तो हमने मालूम कर लिया इसके बगल वाले घर का वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं ये भी 100 क्यूब मीटर आया है, ठीक ना। तो उसने कहा इसमें फिगर उगर नहीं बनाना है यार, वो 3 स्टोरेज बिल्डिंग बना रहा है बगल वाला। हाँ हाँ चलो, हाँ बच्चा लोग समझदार है, ठीक ना। तो ये मान लेते हैं कि 3 स्टोरेज, ये 2, हाँ पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, ठीक ना, बहुत बढ़िया समझदार बच्चा है मेरा। चलिए ठीक है, अब देखिए क्यूबिकल कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि हम टॉप का एरिया मालूम करेंगे, उसका छत मेजर करेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। मान लेते हैं ये जो बगल वाला घर का है वो उसका वॉल्यूम कितना आया, 100 क्यूबिक मीटर, और वो बगल वाला कह रहा है कि 100 क्यूबिक बनाने के लिए हमको 2000 रुपया खर्च करना पड़ा है। हम जस्ट छोटा सा अमाउंट लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें रेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर रेट मालूम करेंगे, ये क्या 100 क्यूबिक मीटर बनाने में कितना रुपए लगाया है, 2000 रुपए। तो यहां पे हमको मालूम चल जाएगा रेट। रेट हम कैसे निकालेंगे, ये टोटल अमाउंट और टोटल जो वॉल्यूम है इससे हम डिवाइड करेंगे, रेट आ जाएगा। अब जो हमें अपना जमीन के ऊपर बनाना है उसका हमने मान लिया कि 50 है, ठीक ना, 50 क्यूब मीटर अगर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला रेट से उठाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा, एस्टिमेट मालूम चल जाएगा। हमें विद इन मिनट में बनाना है ना, यही तो विद इन मिनट में बन गया। तो 50 क्यूबिक बनाने में कितना हम रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल आ गया आपका एस्टिमेट। समझ में आया?
समझ में आया ना? बहुत बढ़िया, गुड। हाँ बोलिए। हाँ फुल बिल्डिंग का निकलेगा। प्लिंथ एरिया का मतलब हाँ, और तभी तो क्यूबिक में, अगर हमने क्यूबिक में बात नहीं ना किया, 3 बिल्डिंग में होता है, खाली हम छत उसका मेजर करके। लिसन लिसन, लड़का थोड़ा सा अपने रास्ते से जा रहा है, ठीक ना। प्लिंथ में क्या होता है, जस्ट हम उसका छत मेजर करेंगे, हमें जल्दी से जल्दी मेजर करना है, अप्रोक्सीमेट हमें निकालना है। तो हम गए बाबा उसके छत के ऊपर दौड़ते दौड़ते जा करके मेजर किया, हाँ भाई इतना एरिया लिया है। अब हम उससे पूछेंगे बाबा तुमने कितना में घर बनाया था, उसने कहा कि 1000 रुपये में बनाए थे, वहां से हमको रेट मालूम चल जाएगा। जस्ट अपने वाले एरिया से हमें मल्टीप्लाई कर देना है जितना प्लिंथ में हमको बनाना है, ठीक ना। अब हम आए क्यूबिकल कंटेंट मेथड में, तो हमने बता दिया, ठीक ना। हाँ टाइम के साथ चेंज, लेकिन हमें वही हमने बताया अप्रोक्सीमेट है बेटा, एक्स अप्रोक्सीमेट है। हाँ अप्रोक्सीमेट में आगे पीछे होगा, ये जो भी एस्टिमेट होगा अप्रोक्सीमेट होगा या डिटेल होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको एक्चुअल एस्टिमेट देगा, ये तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर सकता है, 20% फ्लक्चुएशन कर सकता है अप्रोक्सीमेट। लेकिन डिटेल जो होगा 10% फ्लक्चुएशन कर सकता है, 10% या तो ज़्यादा होगा या कम भी हो सकता है, ठीक ना। चलते हैं, अब देखिए इसमें क्या है, थर्ड वाला बे मेथड। बे मेथड, हाँ अरे बे बे समझ में आया, समझ में आ गया। अब हम नहीं बताने वाले हैं पॉइंट, अरे हम नहीं बताने वाले हैं बे, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अभी हम आते हैं प्लिंथ एरिया और उसके बाद से कारपेट एरिया में बाद में हम आते हैं। थोड़ा सा पहले यहां पे जरा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक ना। अब देखिए बे का मतलब क्या होता है, बे मेथड का मतलब क्या होता है। बे का मतलब होता है कि आपने जो ब्रिज बनाया, आपने जो ब्रिज बनाया, या बहुत सारा बिल्डिंग के पास आप जाते हैं, किसी स्टेशन के पास आप देखते होंगे या शेडेड एरिया रहता है, ठीक ना। ये इस तरह का रहता है या इस तरह का रहता है, तो इनका क्या रहता है, जितना अमाउंट इसमें लगा रहेगा उतना ही अमाउंट ये इसमें लगा रहेगा। या हो सकता है ब्रिज रहे, तो ब्रिज यहां पे पियर, यहां पे पियर, यहां पे पियर, तो इनके बीच में जो बराबर का गैप रहता है इसी को कहा जाता है बे। बे का मतलब क्या हुआ, बराबर बराबर, जितना बड़ा ई रहेगा ना उतना ही बड़ा बगल वाला रहेगा, और ये जितना पियर के बीच में डिस्टेंस रहेगा ना वही ब्रिज दूसरे के पियर के बीच में भी गैप रहता है। हम इसके कहते हैं बे मेथड, ये बे कहते हैं इसको, इसको कहते हैं बे। अब एस्टिमेट क्या होता है कि हमने इस पियर से इस पियर के बीच में, आते हैं अभी पॉइंट पे आते हैं, ठीक ना। यहां बे का मतलब क्या हुआ कि हमने जो बनाया इस पियर से लेकर के इस पियर के बीच में अमाउंट लगा है आपका 150 रुपए, मान लेते हैं 150 रुपए लगा इस पियर को बनाने में, 150 रुपए लगा, मान लेते हैं इसका कुछ एरिया गिवन होगा समथिंग समथिंग, ठीक ना। तो अगर जब ये दोनों पियर के बीच में जब आप निकालिएगा तो इस पियर का जो, इन दोनों पियर के बीच में जो लगेगा अमाउंट जस्ट इसी का डबल लगेगा ना। इतना समझ में आया? हाँ, तो अगर ये भी हो सकता है, ये जितना अमाउंट लगेगा उतना ही ये, बस ये अगर 1.5 गुना होगा तो हम क्या करेंगे 1.5 गुने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो ब्रिज और ये ट्रस वगैरह जो भी आता है आप लोग देखते हैं, तो इनके बीच में जो बराबर का गैप रहता है ना, हम इसी को कहते हैं बे। समझ में आया? ये तो बच्चा और घट गया। हाँ, आते हैं देखो, तो सर्विस अप्रोक्स, इतना जल्दी जा रहा है इस पे, तो हमने सुना है कि बहुत कम जाता है। आते हैं जल्दी। सर्विस क्वांटिटी मेथड क्या होता है? सर्विस का मतलब ये होता है कि आपने घर में, सुनो ना, ये सर्विस क्वांटिटी मेथड का मतलब ये होता है कि आपने घर में
किसी एक बेंच या कुर्सी का अमाउंट मालूम कर लिया कि 150 रुपए है, एक कुर्सी का दाम 150 रुपए है, तो हमको लेना है नंबर ऑफ, क्या लेना है, चेयर लेना है या बेड लेना है या कुछ भी लेना है या टीवी टेलीविजन समथिंग जो भी हमें सप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ में सप्लाई करना है। तो यही होता है सर्विस। सर्विस का मतलब समझ में आ गया। अब हम आते हैं जल्दी से जल्दी, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मतलब यह हुआ कि हम अमाउंट फाइंड करते हैं विद इन मिनट, विद इन कम टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं, अमाउंट को फाइंड कर लेते हैं, एस्टिमेट को निकाल लेते हैं, हम उसे कहते हैं अप्रोक्सीमेट। डिटेल का क्या होता है, हाँ क्या बोल रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन इसमें मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग लेकर के चलते हैं। वो बगल वाले से पूछ लेंगे भाई एक मंजिल जो घर बनाया इसमें टोटल तुम्हारा कितना टाइम लगा, उससे हम सारा का सारा जायजा ले लेंगे और उसी के हिसाब से मेरे बिल्डिंग में लगेगा ना, लगभग लगभग उसी के बराबर लगेगा। हाँ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वर्कर अगर ज्यादा तुमने बढ़ा दिया, अगर वर्कर तुमने ज्यादा बढ़ा दिया, क्या एस्टिमेट तुमको देना नहीं पड़ेगा, हाँ कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा ना। हाँ टाइम भी कम लगेगा। क्या करोगे, अभी तो हमने बताया क्यूबिकल क्वांटिटी मेथड, हाँ अभी हमने बताया ना क्यूबिकल क्वांटिटी मेथड, ठीक ना। अब हम आते हैं डिटेल एस्टिमेट में, चलो डिटेल में हम आते हैं, ठीक ना। डिटेल का मतलब क्या होता है कि हम जो अमाउंट फाइंड करेंगे वो क्या होगा कि हर एक आइटम्स का हम मेंशन करेंगे रेट के बारे में, ठीक ना। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एसी, तो हम काहेला लेट किए हो, तुमको टाइम दिया गया था ना। हाँ सेम है, बहुत बढ़िया। अब देखो डिटेल एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, भाई लोग थोड़ा सा अपना वीडियो जरा शांत करो, अपना म्यूट करो। अब डिटेल का मतलब क्या होता है कि हम अमाउंट फाइंड करेंगे हर एक आइटम्स के बारे में, ठीक ना। तो आइटम्स का रेट क्या है, फॉर एग्जांपल जो हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं उसका क्या है, फिर हम सोलिंग करेंगे, फिर उसका हम स्क्रीनिंग करेंगे, उसमें टोटल अमाउंट कितना लग रहा है। उसके बाद से हम यूसीआर मेजेंडी करेंगे, फिर डीपीसी डालेंगे, फिर उसके बाद से हम सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका हम हर एक आइटम्स के बारे में हम क्वांटिटी निकालेंगे और उसका अल्टरनेट हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, ठीक ना। हर एक का रेट हम फाइंड करते हुए अपने डिटेल के ऊपर, अपने एस्टिमेट के ऊपर पहुंचेंगे, तो हम इसे कहते हैं डिटेल एस्टिमेट, ठीक ना। इसमें पहला है आइटम रेट। आइटम रेट का मतलब क्या होता है, जो हमने बताया अभी वही चीज आइटम रेट है। अब इसमें सप्लीमेंट्री मेथड होता क्या है, जो हमने डिटेल का बताया ना वही आइटम रेट है कि हर एक आइटम का हम रेट निकालते हैं, उसके हिसाब से अल्टरनेट हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का क्या, कितना का अंतर आ सकता है, अंतर, अरे यार वो है अप्रोक्सीमेट, वो जल्दी से फाइंड किया जाता है। अब ये क्या होता है, एक तुम्हारा 5 घंटा लग सकता है, 10 घंटा लग सकता है, क्योंकि हर एक आइटम फिर हो सकता है तुम जा करके ये भी पूछोगे कि रेट क्या चल रहा है, लेबर का चार्जेस क्या है, मटेरियल का चार्जेस क्या है पहले। हाँ डिटेल जब एस्टिमेट बनाया जाएगा तो वहाँ का लोकल चार्जेस के ऊपर भी हम मेंशन करते हैं, तो वही होता है डिटेल। आते हैं अपने जल्दी से, ठीक ना। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का मतलब ये हुआ कि हमें कोई एडिशनल काम करना है। फॉर एग्जांपल हमने 2 स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे थे, तो उतने ही में बगल वाला आया आकर के कहा कि नहीं, जो ऑनर है उसने कहा कि हमें 3 स्टोरेज बिल्डिंग बनानी है, तो 3 स्टोरेज बिल्डिंग बनानी है, तो उसने तो दे रखा है 2 स्टोरेज बिल्डिंग का ना, तो 2 स्टोरेज के लिए वो अमाउंट पे किया है। तो अब यहाँ पे कितना हो रहा है, एक एडिशनल हो रहा है ना, एक एडिशनल हो रहा है ना, एक स्टोरेज बिल्डिंग। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें डिटेल बनाना पड़ेगा, फिर से एक एस्टिमेट हमें बनाना पड़ेगा, हम उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, क्योंकि अमाउंट बढ़ गया ना, काम बढ़ गया ना, तो काम बढ़ गया अमाउंट भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हम एस्टिमेट, जो एडिशनल वर्क के लिए हम जो अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, हम उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री। समझ में आया। अब हम आते हैं रिवाइज एस्टिमेट।
ठीक ना। रिवाइज एस्टिमेट का कब जरूरत पड़ता है? रिवाइज एस्टिमेट का मतलब ये हुआ कि जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो अचानक से क्या हुआ, फ्लक्चुएशन कर गया 10% से ज़्यादा या 10% आया, आकर के कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि ऑनर से कि आपने जो अमाउंट जो पे किया था वो तो मेरा बिल्डिंग अभी खत्म भी नहीं हुआ, अभी प्लास्टर बाकी है और बिल्डिंग का एस्टिमेट खत्म हो गया। वो कहेगा बाबा तुम झूठ बोल रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को ब्लेम लगाते रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि मारपीट हो जाए। तो एक ही कंडीशन है कि फिर से एस्टिमेट तैयार किया जाए। हो सकता है जब हम एस्टिमेट बना रहे थे उस समय कोई ना कोई अमाउंट छूट गया हो, हम सही तरीके से दिए नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम फिर से एक एस्टिमेट तैयार करते हैं, तो हम उसे कहते हैं रिवाइज एस्टिमेट। समझ में आया? अब मेंटेनेंस एंड रिपेयर का मतलब ये होता है कि जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाते वक्त बहुत सारा टूटता फूटता रहता है, उसके लिए भी कुछ एडिशनल चार्जेस मेंशन किया जाता है डिटेल एस्टिमेट में, हम इसे कहते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस वगैरह, ठीक ना। तो ये आपका टाइप ऑफ एस्टिमेट खत्म हो गया। और इसमें कुछ जरा टेक्निकल वर्ड आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लिख देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे हम काम कर रहे हैं, किसी ना किसी हम कंपनी में काम करेंगे ना, तो उस कंपनी में जब हम काम करेंगे तो हो सकता है कि वो आपका PWD हो सकता है, या आप किसी न किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो आपको भेजेगा कि जहाँ पे लैंड लिया उसका चार्जेस क्या है, ठीक ना। उस वहाँ पे अगर हमने बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका चार्जेस क्या होगा, वो जाएगा इंजीनियर जा करके सारा का सारा क्या करेगा, एस्टिमेट तैयार करेगा, या क्वांटिटी सर्वेयर होगा या QC होगा, तो वो क्या करेगा, जा करके एस्टिमेट तैयार करेगा। तो जब वो एस्टिमेट तैयार करेगा, अब तैयार करने के बाद से ये जाएगा इनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव अपने हेड के पास, और जा करके कहेगा कि इस बिल्डिंग को बनाने में मान लेते हैं 100 रुपये खर्च लगेगा, 100 स्क्वायर मीटर बनाने में 100 रुपये खर्च लगेगा। वो कहेगा ठीक है, ये तो मेरे अप्लीकेबल है, ठीक ना, ये मेरे एबल है, मैं इस बिल्डिंग को बना सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, मोहर लगा देगा उस एस्टिमेट के ऊपर। तो ये क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके बाद से ये क्या करेगा, भेज देगा टेक्निकल सेक्शन के पास, ठीक ना। टेक्निकल सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये इसका जो हेड होगा ना, ठीक ना, एडमिनिस्ट्रेटिव का भी हेड होगा, तो वो क्या करेगा, टेक्निकल के पास भेजेगा। अब टेक्निकल आएगा आपके साइट के ऊपर, साइट के ऊपर आएगा, वो मालूम, हाँ बोलिए। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब हो गया, हाँ ऑनरी हो सकता है, तो वो भी फिर से दोबारा भेजेगा हर एक आइटम्स के बारे में मालूम करने के लिए कि जहां पे हम लैंड खरीदा उसका चार्जेस क्या है, जब हम एक्सकेवेशन करेंगे उसका चार्ज, वो फिर से जब एस्टिमेट एक तैयार करेगा और फिर टेक्निकल के पास जाएगा और वो सैंक्शन करेगा, वो फिर वो भी अप्रूवल दे देगा, ठीक ना, वो भी मोहर लगा के दे दिया कि हाँ ये सही सही अमाउंट है और इसको पास किया जाए बिल्डिंग बनने के लिए। अब लास्ट में जाता है एक्सपेंडिचर के पास, ठीक ना, एक्सपेंडिचर सैंक्शन होता है, ठीक ना। एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्च करने वाला है ऑनर, ठीक ना, ऑनर जो खर्च करने वाला है। अब लास्ट में जाएगा एक्सपेंडिचर सैंक्शन के पास और वो कहेगा ओके बाबा ये मेरे लायक है, हम इसको बना सकते हैं, और वो क्या करेगा, पैसा भेजना स्टार्ट करेगा। और कुछ थोड़ा सा इसमें कुछ बच रहा है टेक्निकल वर्ड वगैरह, मैं उस चीज को बता दूं, बताऊं? 10 मिनट और लगे, बच्चे बहुत कम हो गए हैं। हाँ बच्चे कम हो गए, लग रहा है कि हम अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? दिन भर कहाँ का देखते हो वीडियो पे, हैं कि खत्म हो जा रहा तुम लोगों का? जब बताया गया था, जब तुम लोगों को बताया गया था कि आज मेरा वीडियो स्टार्ट होएगा, उसके लिए तुम लोगों को बचा कर रखना चाहिए ना। अब देखिए टेक्निकल वर्ड के बारे में, देखिए इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे देखिए इसमें एक हम प्लॉट लेंगे, तो इस प्लॉट में हमें बिल्डिंग बनाना होगा, तो ये जो हम बना रहे हैं ना, हम इसको बोलेंगे प्लिंथ एरिया। जितना में हमने लैंड खरीदा और जितना में हमको घर बनाना है, इसको हम बोलेंगे प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया में क्या होगा, ये जो आउटर वॉल होगा ना, इसको भी मेंशन किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है प्लिंथ में,
ठीक ना। और बजाते ये टोटल का टोटल एरिया मेंशन किया जाएगा, ये आपका होगा प्लिंथ में। लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूड करना होगा। आप लोगों ने कैंटिलीवर बीम के बारे में पढ़ा होगा, कैंटिलीवर स्लैब के बारे में पढ़ा होगा। तो कैंटिलीवर हम क्या देते हैं, पोर्च वगैरह दे दिया। तो कैंटिलीवर अगर हमने पोर्च आगे गिरा दिया और वो क्या है, यूनिफॉर्मली नहीं है, ठीक ना, खाली हमने ऐसा डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपका प्लिंथ में मेंशन नहीं होगा। वो क्या होगा, अगर हमने पोर्च अगर आगे निकाल दिया तो ये आपका जो एरिया जो है ये आपका इसमें मेंशन नहीं होगा। अगर वही यहां पे अगर हमने कॉलम डाल दिया, यहां भी कॉलम डाल दिया, यहां भी कॉलम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पोर्च वगैरह भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो कैंटिलीवर होगा तो हम प्लिंथ में मेंशन नहीं करेंगे। अगर यूनिफॉर्मली सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हम उसको क्या करेंगे, प्लिंथ में मेंशन करेंगे। ये आउटर वॉल आता है। ओके, अब इसमें एक मेन चीज आता है, टेक्निकल वर्ड क्या, अरे यार सब चीज में बरांडा वगैरह इसी के अंदर आएगा ना, घर के अंदर ही आएगा ना बरांडा वगैरह। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक ना। सेकंड है कारपेट एरिया। जल्दी से जल्दी हम बताना चाह रहे हैं, कारपेट का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा यूजेबल रूम है, जिसमें मैं रह रहा हूं, जिसमें मेरे घर वाले रह रहे हैं, आप क्या बाथरूम में जाकर रहिएगा, हम उसको कारपेट में मेंशन नहीं करेंगे। क्या आप किचन में जाकर रहिएगा, नहीं। क्या आप बरांडा में रहिएगा, नहीं। ओनली यूजेबल रूम को, ओनली बेडरूम को हम कहेंगे कारपेट एरिया। इसके ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन बनवाने वाले हैं, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया, इन दोनों को। अब इसमें आता है फ्लोर एरिया। जल्दी से फ्लोर एरिया के बारे में, ओनली बाबा लिविंग रूम ही आएगा, लिविंग रूम, बेडरूम, ठीक ना, ये कारपेट में आएगा। अब फ्लोर, अरे बाबा हो गया, ठीक ना। अब देखो फ्लोर एरिया का मतलब क्या होता है, फ्लोर एरिया का मतलब हम जल्दी जल्दी बताना। फ्लोर एरिया का मतलब क्या होता है, फ्लोर का मतलब ये होता है कि जो प्लिंथ है इसमें से हम आउटर वॉल अगर छांट दिया ना, तो यही आपका होता है क्या, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया में हम क्या करेंगे, फ्लोर एरिया जो इक्वल होगा, ये प्लिंथ में से हम आउटर वॉल अगर निकाल दिया तो ये आपका आएगा फ्लोर एरिया। अब हम इसी के ऊपर जल्दी से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी बनाइए, ठीक ना। देखते हैं 5 मिनट के अंदर कौन क्वेश्चन बना के दे रहा है, ठीक ना। एक बिल्डिंग का, लास्ट वाला बच्चा, एक बिल्डिंग का सॉरी कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर है, ठीक ना। और इसका कारपेट एरिया है 300 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर है। कारपेट एरिया क्या है, 300 स्क्वायर मीटर है। अब फ्लोर एरिया कितना है, फ्लोर एरिया ये गिवन आपको नहीं है। अब कह रहा है फ्लोर एरिया का, फ्लोर एरिया का कितना परसेंट, 25% ऑफ। जरा सा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में एक क्वेश्चन हमारे पास कॉल करके बच्चा ने पूछा, ठीक ना, हम इसको चाह रहे हैं कि क्लास में बना दे, बस यही एक क्वेश्चन हम बनवाएंगे, ठीक ना। फ्लोर एरिया का 25% ऑफ किचन का एरिया आता है, फ्लोर एरिया का 25% ऑफ किचन, किचन कैसे होगा ना, किचन का एरिया, बाथरूम का एरिया, बरांडा का एरिया, ठीक ना, प्लस बालकनीज वगैरह, ठीक ना, ये आपको 25% है फ्लोर एरिया का, ठीक ना। अब आगे दे रहा है कि आउटर वॉल जो है, आउटर वॉल ऑफ 10% ऑफ प्लिंथ एरिया। अब जल्दी से जल्दी आपको यह निकालना है कि प्लिंथ एरिया कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, जल्दी से जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कारपेट एरिया जो आपका 300 स्क्वायर मीटर है, फ्लोर एरिया इसमें अननोन है, ठीक ना, लेकिन फ्लोर एरिया का 25% क्या दिया है, किचन, बाथरूम और बालकनी या स्टेयर का रूम, ये सारा चीज दिया है, 25% है किसका, फ्लोर एरिया का। और उसमें दे रहा आउटर वॉल जो है 10% ऑफ द प्लिंथ एरिया का है। प्लिंथ एरिया कितना है, 10% है। इसको किस तरीके से करेंगे, कोई बच्चा जरा डिफाइन करे तो, जल्दी से कोई बच्चा जरा डिफाइन करे, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, कोई बच्चा डिफाइन करे।
हाँ सारा बच्चा लोग जरा ध्यान देना, देख रहे हैं। हाँ जो कारपेट एरिया दिया है, हाँ 25%। क्या चीज 25%? पहले हम सबसे पहले मानेंगे फ्लोर एरिया, एक्स हमने मान लिया क्योंकि फ्लोर एरिया गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फ्लोर एरिया को हम एक्स मान लेंगे, ठीक ना। एक्स हमने मान लिया। अब यहां पे हम कारपेट एरिया लिख सकते हैं फ्लोर एरिया माइनस किचन, बरांडा, बाथरूम, टॉयलेट प्लस समथिंग समथिंग जो भी इसका 25% दिया है। अब यहां पे कारपेट एरिया कितना दिया है, 300 दिया ना, 300 हमने लिख दिया। अब फ्लोर एरिया हमने कितना लिखा है, एक्स लिखा ना, एक्स हमने लिख दिया, माइनस ये कितना दे रहा है फ्लोर एरिया, ये फ्लोर एरिया का यहाँ 25% दिया है ना, तो फ्लोर एरिया का यानी कि एक्स इंटू 25/100 होगा ना। इतना समझ में आया। ये कारपेट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया का मतलब हो गया फ्लोर में से हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा एरिया अगर एक्सक्लूड कर देंगे, ये आता है कारपेट एरिया। आया समझ में, आया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब यहां x माइनस x/4 आएगा ना, यहां 25 का 100 ना, तो 3x/4 आ जाएगा ना, 300/3x/4 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 और 100 चौका 400, 400 स्क्वायर मीटर आया ना। अब देखो ये आउटर वॉल क्या है, प्लिंथ एरिया का 10% है, 10% है ना, तो फ्लोर एरिया यहां पे मेंशन है, ठीक ना। तो फ्लोर एरिया में हम क्या करेंगे, ये वाला आउटर वॉल अगर हम इंक्लूड कर देंगे, यही तो फ्लोर एरिया होता है, प्लिंथ एरिया आता है। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया बराबर होता है कि हम बात करते हैं फ्लोर का एरिया और प्लस आउटर वॉल, ठीक ना, आउटर वॉल। तो फ्लोर एरिया आपका ऑलरेडी गिवन है 400 स्क्वायर मीटर, ठीक ना। अब इसमें आउटर वॉल कितना दिया है, प्लिंथ का, प्लिंथ का नहीं होगा सॉरी, यहां पे फ्लोर का रहेगा, ठीक ना। यहां पे थोड़ा सा हाँ फ्लोर एरिया रहेगा, फ्लोर एरिया का 10% दिया है, ठीक ना। तो यहां फ्लोर एरिया का कितना है, तो यहां पे इसका 10% कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा ना, तो इंटू 400, ठीक ना। इसी का 10% है ना फ्लोर का, तो यहां पे 2 0 कर गया तो कितना आ गया, 404 आ जाएगा। यह आपका, यह आ गया प्लिंथ एरिया, यह आपका आंसर मिल गया, यह आपका प्लिंथ एरिया मालूम चल गया। या आपको यहां से क्या मालूम चला, फ्लोर एरिया मालूम चला। एक लास्ट में एक क्वेश्चन बच्चा ने भेजा था, उसी का हम बना करके दिए थे, वही मेरे दिमाग में चल रहा था, हमने बहुत जल्दी इसको भेज दिया। अभी हम व्हाट्सअप कर देते हैं वो वाला क्वेश्चन, आप लोग बनाते रहिएगा। यहाँ से आप लोगों को हल्का सा हमने ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि ये ओवरव्यू क्या था, मेरा लेक्चर था। देखिए क्वेश्चन आप किताब से बनाइए, आप किताब से बनाइए, मेरा उम्मीद है मेरा लेक्चर देखिए और किताब से बनाइए, सारा का सारा एकदम हमने पढ़ाया है, ठीक ना। बच्चा अगर मर भी जाएगा और उसमें से उठेगा ना, कहेगा कि हम दाऊद सर से पढ़ के आए हैं, ठीक ना। इस तरीके से हमने पढ़ाया है। हाँ 400 का 10, हाँ हाँ अरे चलो चलो 40 आएगा, ठीक ना। हाँ हाँ 440 आएगा, ठीक ना। हाँ गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। को मजा आया लेक्चर में। हाँ इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए, हम नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं। हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम 4th वाला यूनिट करवाएं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सेकेंड, हाँ चलो चलो खुशी हुआ, कोई बात नहीं है, यूनिट वाइज सही रहेगा। अरे यार हम जब लिसन 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 लिसन, हम सोच रहे हैं कि अगर हम जब प्रोसीजर हम करवाएंगे ना, उसमें हर चीज कवर हो जाएगा, ठीक ना, उसमें हर चीज। हाँ वही, उसी में मजा आएगा, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसी से आता। वो तुम्हारा 70% कंटेन करेगा, पूरा का पूरा जितना भी तुम्हारा एग्जाम होगा, 70% 4th और 5th। गुड गुड, हाँ हम 4th वाला स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। क्या, हाँ ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट। नहीं नंबर नहीं देंगे, आप डायरेक्ट बात कीजिए सर से, ठीक ना।